डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पेपर के अंतर्गत मूलभूत अवधारणाएं हमारी जारी हैं। पिछले वीडियो में प्राथमिक समूह के बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी। आज उससे नेक्स्ट देखते हैं द्वितीयक समूह यानी सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप के विपरीत जो ग्रुप्स होते हैं वो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं। परिवार, मित्र मंडली, क्रीड़ा समूह, पड़ोस इत्यादि प्राथमिक समूह के रूप में आप जान चुके हैं। उसके पश्चात कुछ ऐसे समूह भी होते हैं समाज में जो प्राथमिक समूह के विपरीत दिखाई देते हैं। आकार में बड़े, सामाजिक संबंध में उतनी घनिष्ठता का न होना, शारीरिक समीपता का न होना, ऐसे समूह। प्राथमिक समूह की अवधारणा जैसा कि आपको पता है चार्ल्स कूले द्वारा 1909 में दी गई थी। लेकिन चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह के अतिरिक्त जो दूसरे समूह उनके बारे में कहीं वर्णन नहीं किया। अर्थात द्वितीयक समूह के बारे में कूले द्वारा अपनी पुस्तक में चर्चा नहीं की गई थी। द्वितीयक समूह वो होते हैं जो प्राथमिक के विपरीत होते हैं और कूले ने इनका वर्णन नहीं किया था। जॉर्ज सी होमेन्स और किंग्सले डेविस तथा अन्य विद्वानों ने द्वितीयक समूह पर प्रकाश डाला है। डेविस के अनुसार द्वितीयक समूह को स्थूल रूप से सभी प्राथमिक समूह के विपरीत कहकर परिभाषित किया जा सकता है, यानी जो प्राथमिक के विपरीत है। रॉबर्ट बिरस्टीड ने बताया है कि वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है। सीधी सी बात है। जो प्राथमिक जो है वो बहुत कम है, परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस। उसके विपरीत जो समूह होते हैं वो द्वितीयक है। एक और परिभाषा देखते हैं फेयरचाइल्ड के अनुसार, समूह का वह रूप जो अपने सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक समूह की घनिष्ठता से भिन्न हो, द्वितीयक समूह होता है। यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, सामाजिक संपर्क जो हैं, और वो अलग प्रकार के होते हैं। प्राथमिक समूह में एक अनौपचारिक प्रकृति के थे, घनिष्ठता थी, वो उसके विपरीत होते हैं इसमें, इन समूह के अंतर्गत। तो इन परिभाषाओं से क्या स्पष्ट है? इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सेकेंडरी ग्रुप्स में वो समूह सम्मिलित होते हैं जिनमें सदस्यों के बीच अव्यक्तिक संबंध पाए जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को जानना यहाँ पर जरूरी नहीं होता, और ये संबंध जो हैं जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित और विशेष हितों पर आधारित होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं द्वितीयक समूह की विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप्स। प्राथमिक समूह के विपरीत जो चीजें हैं वो इनके अंतर्गत आपको दिखाई देंगी, और महत्व की दृष्टि से भी देखें तो प्राथमिक के समान ही, चाहे भले ही उतना महत्व ना हो, लेकिन द्वितीयक समूह का अपना महत्व होता है। द्वितीयक समूह की विशेषताओं में प्रमुख रूप से नंबर 1, संबंध औपचारिक होते हैं, रिलेशंस आर फॉर्मल, औपचारिक प्रकृति के, जबकि प्राथमिक में हमने देखा था अनौपचारिक प्रकार के। द्वितीयक समूह की जो आप विशेषताएं देखेंगे उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये प्राथमिक से आपका अंतर एकदम जो है ना आपके सामने स्पष्ट होता जाएगा। और कई बार परीक्षा में प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर भी पूछा जाता है। जो प्राथमिक समूह की अर्थ परिभाषाएं और प्राथमिक समूह की जो है विशेषताओं को आप पिछले वीडियो में विस्तार से देख चुके हैं, तो ये सेकेंडरी समूह की विशेषता आप देखोगे तो उससे अंतर आपके अपने आप स्वतः जो है वो स्पष्ट होता जाएगा। संबंध औपचारिक होते हैं। उसके बाद संबंध अव्यक्तिक होते हैं, यानी व्यक्तिगत रिलेशन नहीं होते, अव्यक्तिक, दूर दूर से, उद्देश्य प्राप्ति के लिए निर्मित। द्वितीयक समूह जो है किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्माण किया जाता है। वहां तो प्राथमिक में तो सामान्य उद्देश्य थे, लेकिन यहाँ ये कि विशिष्ट उद्देश्य होता है और उसकी प्राप्ति के लिए निर्मित किए जाते हैं। शारीरिक निकटता का अभाव, द्वितीयक समूह में शारीरिक समीपता का अभाव होता है, फिजिकल प्रोक्सिमिटी नहीं होती है प्राथमिक की बजाय।
आमने सामने के संबंध नहीं होते, डायरेक्ट रिलेशंस, फेस टू फेस रिलेशन जिसको आप बोलते हैं, वो इसमें सेकेंडरी ग्रुप्स में नहीं पाए जाते। संबंध दूर दूर के होते हैं, संबंध औपचारिक होते हैं, संबंध घनिष्ठ नहीं होते, शारीरिक समीपता का अभाव पाया जाता है। ये सारी विशेषताएं हैं, कॉमन विशेषताएं हैं सामान्य, जो आप सेकेंडरी ग्रुप्स में देखते हैं, जो बड़े ग्रुप्स होते हैं। आवश्यकताओं के लिए निर्माण होता है, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हमें कोई संस्था है, समितियां हैं, राजनीतिक दल हैं, ट्रेड यूनियन है, लेबर यूनियन है, ये सब क्या है, ये द्वितीयक समूह है। आकार में बड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ रहना, शारीरिक फिजिकली एक दूसरे के समीप रहना कोई ज़रूरी नहीं होता है। संबंध आमने सामने के हों, फेस टू फेस रिलेशन होते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता है। संबंधों के अंदर कोई ज़्यादा लगाव का होना ज़रूरी नहीं होता है, लगाव हो भी सकता है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट उसकी विशेषता आती है नंबर 6 पे, जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित। एवरी एस्पेक्ट को अगर देखेंगे सोशल लाइफ में तो वहाँ एक न एक द्वितीयक समूह मिल जाएगा आपको। यहाँ जो है जीवन के सभी तत्वों से, जीवन के सभी पक्षों से संबंधित नहीं होते। जैसे प्राथमिक समूह तो पूरे जीवन का सार तत्व है एक तरह से सामाजिक जीवन का, ये जो है किसी एक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, सांस्कृतिक पक्ष है, भौगोलिक पक्ष है, शैक्षणिक पक्ष है, मनोवैज्ञानिक पक्ष है, किसी, कहने का अभिप्राय क्या हुआ, एक एस्पेक्ट से संबंधित होते हैं। जिसकी जैसी जरूरत हो तो उस तरह निर्माण होता है इनका। सीमित उत्तरदायित्व, प्राथमिक समूह में आपने देखा था कि जहाँ उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियां और कर्तव्य जो है सदस्यों के असीमित प्रकार के थे, यहाँ सीमित प्रकृति के उत्तरदायित्व है ना। वह जितना आपका कहा गया उतना उत्तर, जितनी जिम्मेदारी आपको होती है, प्राय करके लिखित जिम्मेदारियां होती हैं जैसे बताई जाती हैं, तो लिखित जो सीमित उत्तरदायित्व, लिमिटेड, उसको पूरा किया, आपकी छुट्टी। हम की भावना का अभाव, वी फीलिंग, जो है द्वितीयक समूह में प्राय करके नहीं पाई जाती, क्योंकि प्राथमिक समूह जो होते हैं वो ज़्यादा छोटे होते हैं आकार की दृष्टि से भी, उनके अंदर जो है हम की भावना, वी फीलिंग एक अनिवार्य विशेषता के रूप में पाई जाती है। विस्तृत आकार स्वाभाविक है, द्वितीयक समूह जो है वो प्राथमिक के मुकाबले बड़े आकार के होते हैं। प्राथमिक समूह की जो विशेषता थी इसके विपरीत जो थी वो थी छोटा आकार, लघु आकार, और यहाँ पर है विस्तृत आकार। परस्पर जागरूकता नहीं, परस्पर जागरूकता का अभाव, म्यूचुअल अवेयरनेस जो है इसमें इतने नहीं पाए जाते जितने प्राथमिक समूह में एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं, क्योंकि आकार में बड़े होते हैं, एक दूसरे को जानना भी जरूरी नहीं होता हमारा प्रत्यक्ष रूप से, तो हम इतने जागरूक नहीं होते परस्पर। संबंधों का स्वरूप संविदा, कॉन्टैक्ट जो है, रिलेशन जो है ना कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं ज़्यादातर। यहाँ घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। लास्ट विशेषता क्या है, घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। संबंधों के अंदर आप जो है घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए नहीं होते हैं। प्राथमिक समूह में घनिष्ठता जो है अनिवार्य विशेषता के रूप में थी, मुख्य विशेषता के रूप में थी। नेक्स्ट देखेंगे द्वितीयक समूह का प्रकार्यात्मक पक्ष कई बार आता है, या उसको इस रूप से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि द्वितीयक समूह का महत्व, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रुप्स, इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रुप्स। तो उसमें 3-4 पॉइंट हमारे सामने उभर करके आते हैं। फर्स्ट, सामाजिक प्रगति एवं विकास में सहायक। जहां प्राथमिक समूह के महत्व ज्यादा थे, वहां द्वितीयक समूह के महत्व भी अपने आप में उल्लेखनीय होते हैं। पहला क्या था, सोशल जो प्रोग्रेस, सामाजिक प्रगति और विकास में सहायक होते हैं। अगर द्वितीयक समूह न हो समाज में तो किसी एक पक्ष से संबंधित भले ही हो और भले ही औपचारिक प्रकार के संबंध हो, लेकिन ये व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं, समाज की प्रगति में सहायक होते हैं, और एक डेवलपमेंट होता है इनसे, लोग जानते हैं। व्यक्ति में जागरूकता उत्पन्न करने में सहायक। तीसरा जो है श्रम विभाजन और विशेषीकरण तथा श्रम को प्रोत्साहन। चूंकि किसी एक पक्ष से संबंधित होते हैं तो अपने श्रम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं इसमें सदस्य। शिक्षक समुदाय वो अपने एजुकेशन के प्रति डेडिकेटेड होगा। जैसे वकील समुदाय है, वो एक समूह बना लेते हैं, कोई यूनियन है, जैसे आपकी जो है तहसील लेवल पर बार होती है, बार काउंसिल होती है, वो विभिन्न प्रकार की काउंसिल, विभिन्न प्रकार की समितियां, विभिन्न प्रकार की जो है संस्थाएं, और जो है किसी किस्म की जैसे सोसाइटीज़ का आप गठन करते हैं, समाज में असंख्य होते हैं सोसाइटीज़, काउंसिल्स, परिषद, सब चीज़।
सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक, और जो जो द्वितीयक समूह होते हैं वो एक तरह से नियंत्रण स्थापित करते हैं और सोशल ऑर्डर, सोशल सिस्टम को बनाए रखने में काफ़ी हद तक सहायक होते हैं। समाज में कानून की व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, तो विभिन्न प्रकार के द्वितीयक समूह उसमें बड़ी कारगर भूमिका निभाते हैं। और ये आपको बताया गया था तीसरे नंबर पर भी, श्रम विभाजन की भी एक अद्वितीय व्यवस्था है, डिवीजन ऑफ लेबर, जो दुर्खिम ने कॉन्सेप्ट दी थी। ऐसा नहीं है कि किसी भी अवधारणा का या किसी भी टॉपिक का केवल एक ही पक्ष होता है, सकारात्मक या केवल महत्व ही होता है, उसके दोष भी पाए जाते हैं। तो द्वितीयक समूह भी अपकारियों से और दोषों से या हानियों से अछूते नहीं होते। तो द्वितीयक समूह के दोष कौन कौन से हो सकते हैं? अपकारी अथवा दोष वाले, डिफंक्शंस, डिमेरिट्स अथवा विपक्ष में तर्क, डिमेरिट्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप्स। औद्योगिकरण, नगरीकरण और जनसंख्या के बढ़ने से महानगरीय क्षेत्र में द्वितीयक समूह के योग से मास सोसाइटी का रूप उभर कर सामने आया है, यानी कि वृद्ध समाज का रूप उभर करके सामने आया है। और इन महानगरों में द्वितीयक समूह की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। यहाँ चारों तरफ भीड़ से घिरे रहने से व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस करता है। द्वितीयक समूह में चूंकि संबंध औपचारिक होते हैं, संबंधों में बनावटीपन होता है, दिखावटीपन होता है, प्राथमिक की तरह गहरे संबंध नहीं होते, इसलिए व्यक्ति अपने आप को कई बार मनोवैज्ञानिक रूप से ये कह सकते हैं कि अकेला सा महसूस करता है, जैसे भीड़ में अकेला व्यक्ति। और अंदर से व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं सूनापन पाया जाता है कोई एक, और आत्मीयता ज़्यादा या गहराई दिखाई नहीं पड़ती है। अतः व्यक्ति समाज में रहते हुए भी एलिनेशन महसूस करता है, अलगाव। एलिनेशन की अवधारणा सोशोलॉजी में कार्ल मार्क्स ने दी थी, तो वो जाके आप अगले साल थर्ड ईयर के अंदर आपके टॉपिक आएगा सोशल थिंकर में। तो एलिनेशन एक ऐसी स्थिति होती है, अलगाव, जो अपने आप को व्यक्ति कटा सा महसूस करता है समाज से या कहीं से। जैसे महानगरीय संस्कृति में आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों के अंदर अगले ही अपने पड़ोस के अंदर ही व्यक्ति को नहीं जानते कि भाई, पूछेंगे आप कहीं शर्मा जी कहाँ रहते, बोले नहीं पता भाई। जबकि गाँव के अंदर जैसे पड़ोस में या समुदाय के अंदर सब एक दूसरे को जानते हैं छोटी जगह पर। तो क्योंकि इनका दायरा व्यापक होता है, और औद्योगिकरण और नगरीकरण के बढ़ने से, आधुनिकीकरण के बढ़ने से क्या होता है कि एक तरह से व्यक्तिवादिता बढ़ जाती है, और व्यक्ति एक दूसरे के प्रति उतने जागरूक नहीं रहते हैं। व्यक्ति को नहीं पता है कि मेरे ही मोहल्ले में या मेरी ही गली में उससे दूसरे तीसरे मकान में कौन रहता है, नहीं पता होता महानगरीय संस्कृति में। और बढ़ती हुई व्यक्तिवादिता की स्थिति के अंदर व्यक्ति में एक घुटन सी पैदा होती है। दिस आर द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। और इसमें मानसिक असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, और ऐसी परिस्थितियां या ऐसे हालात विघटनात्मक तत्वों को जन्म देती है, और अंततः फिर क्या होता है, पारिवारिक संबंधों तक में शिथिलता आ जाती है। देखो कितने भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। कई बार जो स्थिति बद से बदतर हो जाती है चीज़ें, उतने अगर हालात ख़राब न भी हों तो भी सेकेंडरी ग्रुप के अपने उतने मेरिट्स नहीं होते जो प्राथमिक समूह के जैसे गुणों के रूप में हम चीज़ों को देख रहे हैं, तो वहीं जा कर के द्वितीयक समूह के अंदर अवगुण बढ़ जाते हैं, और पारिवारिक संबंधों में शिथिलता पाई जाती है। इसके अंदर एक तरह से एक टूटन की स्थिति पैदा हो जाती है। और जब अंततः क्या होता है कि जब पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन भी होता है, सामाजिक विघटन की स्थिति की तरफ बढ़ती हैं चीज़ें। रॉबर्ट बीस्टीड ने बताया कि ये तथ्य बार बार सिद्ध किया जा चुका है कि सर्वप्रथम महान समाजशास्त्री इमानुएल दुर्खिम के द्वारा क्या कि उन लोगों में आत्महत्या की मात्रा सर्वाधिक होती है जिनके प्राथमिक समूह संबंध सर्वाधिक शिथिल होते हैं। अर्थात समूह के अंदर जो संबंध है वो शिथिल होंगे तो एक तरह से नैराश्य की भावना, निराशा की भावना, विसंगति की भावना पैदा होती है। और ये दुर्खिम ने आंकड़े इकट्ठे किए थे 11 देशों के, जब उन्होंने आत्महत्या का अपना सिद्धांत दिया था, तो ये सर्वविदित है। तो प्राथमिक संबंधों का महत्व जो है वो जग जाहिर है, उतना सेकेंडरी का नहीं होता है। अतः जटिल समाजों में द्वितीयक संबंधों का विकास न तो प्राथमिक समूह की आवश्यकता को कम करता है और न ही उसकी
सदस्यता को कम कर सकता है। अर्थात प्राथमिक समूह जो है अपनी जगह ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं द्वितीयक के मुकाबले। लेकिन द्वितीयक समूह का भी अपना महत्व होता है। आधुनिक शैक्षणिक समाजों में, जटिल समाजों में, महानगरों में उनके भी महत्व को आप नकार नहीं सकते। जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित जो चीज़ें होती हैं और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में, सामाजिक प्रगति और विकास के अंदर जो है कहीं ना कहीं प्राथमिक समूह के साथ साथ द्वितीयक समूह भी सहायक होते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। थैंक यू।